Although Rome was a republic, strong and influential leaders fought for power. Julius Caesar was one such leader who got enormous power and became a dictator. In 44 BC, Caesar was murdered and a civil war broke out. After the war, Augustus Caesar became the first emperor of Rome. The Roman Empire spread to three continents: Europe, Asia, and Africa. Do you know that it was during the rule of Augustus the great prophet Jesus Christ appeared? He was the founder of Christianity. He was born in Bethlehem. According to him, all men and women are the children of God. He taught people to love each other. After his death, the followers of Christ spread his teachings among the people. At its peak, the Roman Empire stretched from Mesopotamia in the east to Gaul and Britain in the west. People throughout the empire adopted Roman way of living. Towns with baths, temples, palaces, and theaters were built. In the countryside, the Romans built huge, comfortable farmhouses called villas. Roman rulers used to preside over victory parades, religious ceremonies, and games in the arenas and amphitheaters. Gladiators fight, chariot racing, and theater were some of the common amusements. तो अब इसमें क्या होता है, रोम जो था वो गणतांत्रिक एक जगह थी, लेकिन वो उसके जो राजा महाराजा थे वो बहुत, और जो लीडर्स थे वो हमेशा पावर के लिए लड़ते रहते थे. मतलब नॉर्मल लोग चूज करते थे इस टाइप से, मतलब लोगों द्वारा चूज होता था, बट स्टिल वो अपने पावर के लिए लड़ते थे. और जो जूलियस सीजर थे, जो बहुत बड़े लीडर थे, जिन्होंने बहुत सारा पावर उनको मिल गया और वो एक डिक्टेटर बन गए. अब जो डिक्टेटर होता है वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है अपने राज्य में, तो उसे कहते हैं डिक्टेटर. तो इसीलिए जूलियस सीजर बहुत नाम वाले थे. तो 44 बीसी में उनका मर्डर हो गया और एक सिविल वॉर जो था वो टूट गया. उसके बाद वॉर के बाद जो अगस्टस सीजर थे वो फर्स्ट रोम के फर्स्ट एम्परर बने. और जो ये रोमन एम्पायर था वो 3 कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज भी नहीं, कॉन्टिनेंट्स में फैला था, जो था यूरोप, एशिया और अफ्रीका. और क्या वो पूछता है, मैं अब क्या आपको पता है कि जो ऑगस्टस थे उस उन्हीं के टाइम पे जो बहुत बड़े संत यानी जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म हुआ था. और वो जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर ने, हाँ मतलब उन्होंने एक तरह से उसको खोजा था, बनाया था, जो भी बोल सकते हैं. और वो बेथलेहम में जन्म हुआ था उनका, बेथलेहम में. और उनके मुताबिक अगर सारे जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और सभी जो है वो भगवान के बच्चे होते हैं. और वो उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमको एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, या किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना चाहिए. और उनके मरने के बाद उनके जो ख्रिस्ट के फॉलोअर्स थे और जो उनकी बातों को मानते थे, उन्होंने ख्रिस्ट ने जो जो बातें कही थी, उन्होंने जो जो शिक्षा दी थी, उन्होंने फिर उनके फॉलोअर्स ने फिर उसे हर जगह पे फैलाया. जब अपने सबसे ऊंचाई पे था रोमन एम्पायर, तो उस मतलब सबसे ज़्यादा उसके पास पावर थी, तो वो कहाँ से कहाँ तक था, मेसोपोटामिया ईस्ट से लेके गॉल और ब्रिटेन वेस्ट तक था, इतना बड़ा. अब आपको ऐसे तो नॉर्मली तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप एक मैप खोलोगे तो मेसोपोटामिया देखोगे और गॉल और ब्रिटेन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा एम्पायर था रोमन्स का. और जो तब के इस पूरे एम्पायर में, इतने बड़ा एम्पायर होने के में जो लोगों ने, रोमन्स ने जो जो बातें बताई, कैसे लाइफस्टाइल एक उनकी बताई, उसी तरह से ये लोग भी जीने लगे. और जो नहाने के लिए जो जगहें थी, मतलब एक कुंड जैसा बनाए थे, या फिर उन्होंने मंदिर बनाए थे, या बहुत बड़े बड़े थिएटर्स, यानी कि जहाँ पे एक प्लेज होते थे जब पहले के, और वो सब, या फिर जो कि मतलब महल थे, वो सब इसी टाइम पे बने थे. और जो मतलब ये तो बीच के सेंटर्स की बात होगी, और जो साइड में आउटस्कर्ट्स थी, जो आउटस्कर्ट्स मतलब एकदम बाहर का, जैसे कि एक शहर के बाहर जो जगह होती है वो होते हैं आउटस्कर्ट्स या फिर कंट्री साइड. तो उस वहाँ पे जाके रोमन्स के बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे, तो उसको क्या बोलते थे वो लोग, विलास बोलते थे. और जो रोमन्स रूलर्स थे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था परेड्स करवाना, रिलीजियस सेरेमनीज करवाना, और कोई गेम्स करवाना, बड़े बड़े
एरिया एरिना होते थे। एरिना यानी कि बहुत बड़े हॉल्स या जहाँ पे लाखों के लोगों के बैठने की जगह है, और एम्पी थिएटर्स और ये सब। और ग्लेडिएटर फाइटिंग मतलब हमने सुना जो मनुष्य और पशुओं के फाइटिंग जो करवाते थे। और चैरियट रेसिंग और जो थिएटर था, ये इन लोग मतलब टाइम पास या क्यों कुछ भी नॉर्मल काम करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा एक टाइम पास करने का साधन था कि बोर हो रहे हैं या फिर मन नहीं लग रहा अपने काम में, तो वो ये सब जाके देखते थे या करवाते थे या जो भी है। उसके बाद दिया गया है, देखिए एक कोलोसियम या रोमन एम्पी थिएटर का एक फोटो दी गई है, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा ये होगा। तो फिर ये एक एम्पी थिएटर है तब का, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके बैठते थे। अगर आप उसके बारे में और रिसर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में और पता चलेगा। The Roman Empire was divided into several provinces, each ruled by a governor. He had a number of officers under him who looked after different affairs of administration. The main fighting forces of the Roman army were legions. Each legion had 5,000 soldiers headed by a commander. The Roman Empire was governed by the personal will of the emperor, but his power depended on the army. Weak emperors were often overthrown by the army generals. By 395 AD, the huge Roman Empire was divided into two halves for better governance. The eastern part, with capital at Byzantium, survived even after the fall of Western Roman Empire in the face of barbarian invasion in 476 AD. Emperor Constantius gave Byzantium a new name, Constantinople. It became the home of Eastern Orthodox Christian faith and the capital city of Byzantine emperors. तो जो रोमन्स का जो ये एम्पायर था वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में बट गया था। जो एक उनका सब पार्ट आ गया था, जैसे सब डिविजन्स होते हैं ना, उस टाइप से आ गया था। और सबको एक एक गवर्नर रूल करते थे, और उनके जो जितने भी ऑफिसर्स थे वो उन पे अलग अलग बातचीतें होती थी एडमिनिस्ट्रेशंस को लेके। और जो उनके मेन फाइटिंग जो फोर्सेस थे जो फाइट करने के लिए उन्होंने रखे थे, उनको क्या बोलते थे, लीजियंस बोलते थे। और लीजियंस यानी ग्रुप हो सकते जो कि 5,000 सोल्जर्स का ग्रुप और जिसके ऊपर एक कमांडर। तो ये उसको उनके बहुत मेन फाइटिंग फोर्सेस लीजियंस थे। और रोमन एम्पायर में एम्परर का जो भी मतलब मर्जी होती है उस हिसाब से वो रूल करते थे। लेकिन वो उनकी सारी मतलब अपने मर्जी से तो रूल करते थे, लेकिन उनकी जो पावर थी वो आर्मी पे डिपेंडेंट थी। तो जो मतलब वीक एम्पायर थे वो उनको आर्मी के लोग मार देते थे या फिर उनको बर्बाद कर देते थे, क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग राजा ही संभाल सकता है। तो इसीलिए जो मेन पावर था उनका वो आर्मी में थी। आर्मी मतलब उनके जो सोल्जर्स और सबको मिला के उनका संगठन जो था उसमें। और जो 395 एडी हुआ तो उसमें रोमन एम्पायर को दो भागों में बांट दिया गया ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो सके। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चों को सोचो, 120 बच्चे हैं एक क्लास में, तो एक टीचर नहीं संभाल पाएगी। लेकिन अगर उनको 60-60 कर दे या फिर 40-40-40 कर दे तो अच्छे से पढ़ा सकती है, कर सकती है। तो इसीलिए इस हिसाब से उन्होंने उसको हाफ में हाफ कर दिया ताकि अच्छे से उनकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और वो अच्छे से संभाल सके अपने जो जगह राज्य के लोग और वो सब। तो जो ईस्ट की तरफ जो पार्ट था उसके कैपिटल किसको बना दिया गया, बाइजेंटियम को। और जो कि बचा रहा वेस्टर्न रोमन एम्पायर। जब भी बारबरियन जब लूटने के लिए आए थे तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो मतलब ढल गया, एक डिक्लाइन आ गया, वो उसका पतन हो गया। लेकिन जो बाइजेंटियम थे वो मतलब ईस्टर्न पार्ट था वो बच गया था। और जो एम्पायर कॉन्स्टेंस जो थे उन्होंने बाइजेंटियम को एक नया नाम दिया, क्या दिया, कॉन्स्टेंटिनोपोल। और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपोल है वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का मतलब विश्वास और बाइजेंटाइन एम्पायर्स का नया कैपिटल सिटी बन गया। पर्शियन सिविलाइजेशन, अब हम पर्शियन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इन द आयरन एज पर्शिया इन मॉडर्न ईरान was inhabited by the Aryan communities. One branch of them, known as the Medes, settled in the western part of the country.
Another branch occupied the southern and eastern part and was called the Persian. The Medes built up a powerful kingdom covering a vast area of Iran. At first, the Persian also had to acknowledge the supremacy of the Medes. One of the Persian kings, Cyrus, united the Persians in 550 BC. He built a powerful army and successfully conquered Babylon, Assyria, and Asia Minor. Darius I was the greatest emperor of Persia. He belonged to the Achaemenid dynasty. His empire stretched from the river Indus to the eastern shores of Mediterranean Sea. He made Persepolis his capital in 518 BC. During his reign, Persian art, architecture, and sculpture flourished. He also built a powerful navy. तो जो पर्शियन सभ्यता है इसमें क्या हुआ, जो जब ये आयरन एज चल रहा था अब देखो कि ब्रोंज एज जा चुका है और अब ये लोहा का युग आ चुका है। तो पर्शिया जो कि आज है ईरान है, वो पुराने समय में उसको पर्शिया बोला जाता था। वहाँ पे आर्यन कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा थी, तो उनका जो ब्रांच है उसको बोला जाता था मिडिस। तो वो वहीं पे सेटल हो गई थी उस कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में। और जो दूसरा ब्रांच था जो कि सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में थे, उनको क्या बोलते थे, पर्शियंस। जो वेस्टर्न पार्ट वाले थे वो थे मिडिस, और जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में थे उनको बोलते थे पर्शियंस। तो जो मिडिस थे उन्होंने बहुत ही पावरफुल किंगडम बनाया, अपना बहुत ही बड़ा एरिया कवर किया ईरान का। पहले पहले तो पर्शियंस को पता था कि हमसे मिडिस बहुत ज़्यादा आगे हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं हमसे, लेकिन एक जो किंग राजा थे, पर्शियन राजा साइरस, जो उन्होंने सारे पर्शिया को एकजुट किया 550 बीसी में, और उन्होंने फिर मतलब बेबीलियन, इसारिया और एशिया माइनर को जीत लिया अच्छे आराम से, क्योंकि उनकी पावरफुल आर्मी थी बहुत ज़्यादा। और जो डेरियस फर्स्ट थे वो पर्शिया के बहुत ही बड़े राजा थे या फिर शासनकर्ता थे, और वो अकेमेनियन डायनेस्टी से आए थे। और उनका जो एम्पायर था वो रिवर इंडस से मेडिटेरेनियन सी तक था। अब इंडस हमारे पंजाब के आसपास ही था, तो और उससे मेडिटेरेनियन सी। तो अब आप इसका भी अगर मैप में निकालोगे तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी जगह थी, या फिर अगर मैप दिया तो देखना, इसमें पता नहीं चला मैप दिया है। और डेरियस फर्स्ट ने क्या किया, पेर्सेपोलिस है उसको अपना कैपिटल बना दिया। कब, 518 बीसी में। और उनके जो इस टाइम पे पर्शियन आर्ट, फोर्ट्स या फिर घर, जो भी आर्किटेक्चर था वो सब बनाया उन्होंने, या फिर जो स्कल्पचर, मूर्तिकारी जो थी उन्होंने, वो सब बहुत ही आगे बढ़ा। और उन्होंने बहुत ही पावरफुल नेवी बनाई। नेवी का मतलब होता है जल सेना, या फिर क्या बोलते हैं, जो शिप और बोट्स और इस सब से जो लड़ाई करते हैं, वो सेना बहुत अच्छी बनाई उन्होंने। The Persian emperors were able administrators. They divided their empire into provinces, each governed by a satrap or governor. The Persians were good soldiers with a strong cavalry, navy, and had iron weapons. Though the Persians were defeated by Alexander the Great in 331 BC, their civilization did not come to an end. Their culture and civilization continued to flourish under the Parthian and Sasanian emperors, but ultimately they were conquered by the Arabs in 7th century AD. Like the Indo-Aryans, the early Persians worshipped the forces of nature. They believed in the sun god, sky god, and other gods. They considered fire to be a symbol of holiness. They also performed fire rites and practiced animal sacrifices. Later, a religious preacher, Zoroaster, found the religion called Zoroastrianism. He taught them about Ahura Mazda, the Lord of Heaven and Light, who gives men strength and energy. According to Zoroaster's life was a constant struggle between good and evil, that is light and darkness. The holy scriptures of the Persian is called Zend Avesta. तो जो पर्शियन के जो रूलर्स थे वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बने, और उन्होंने बहुत ही अच्छा शासन किया, राजकाज किया। और फिर उनके जो मतलब एम्पायर था उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जिसको कौन मतलब गवर्न करते थे, या तो गवर्नर बोल सकते हैं उनको, या उनके लैंग्वेज में उसको सत्रप बोलते थे। और पर्शियन के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उनके पास जो वेपन्स थे वो भी लोहे के बने हुए थे, और वो
उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपने काम में। और पर्शिया को वैसे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 बीसी में हरा दिया था, लेकिन उनकी जो सभ्यता है उसको वो हरा नहीं पाया था, उसको मतलब एक तरह से ख़त्म नहीं कर पाया था। तो उनकी जो कल्चर है और उनका जो सभ्यता है वो और ज़्यादा बढ़ती गई कब, जब पार्थेनियन और ससेनियन राजाओं ने उधर राज किया। वो एट लास्ट 7th सेंचुरी में अरब्स के द्वारा उसको जीत लिया गया पर्शिया को। और जैसे कि इंडो आर्यंस हम देखते हैं, उसी तरह पर्शिया के जो लोग थे वो भी नेचर की पूजा करते थे। और क्योंकि हमने देखा अब इतने सारे लोगों को पढ़ा कि सब नेचर की पूजा, तो ये भी इसी तरह नेचर की पूजा करते थे। और वो सूरज और आकाश और ऐसे अलग अलग भगवानों को मानते थे। और उनको लगता था कि जो आग है, अग्नि है, वो सेक्रेड है, बहुत ही पवित्र है, और उसको भी एक पवित्रता का सिंबल मानते थे। और वो अग्नि से लेकर ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के रीति रिवाज सब करते थे। और उसके बाद बलि देना और वो सब भी करते थे। जैसे कि हर हम ब्राह्मण्स होते हैं हिंदुओं में, उसी तरह उन्हें जो ये सब के बारे में बताते थे, उनके जो ब्राह्मण होते हैं उनको जोरेस्टर्स बोलते हैं, और उन्होंने ही जोरेस्ट्रियनिज्म को की खोज की थी। और जो वहाँ पे उनको अहूरा मज़दा के बारे में पढ़ाया जाता था, जिसका मतलब है कि वो जो कि स्वर्ग और रोशनी के देवता हैं, अहूरा मज़दा। और जो ये माने वो उनका ये मानना है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। और ज़ोरेस्टर्स का ये मानना है कि हमारी जो लाइफ है उसमें ये दो स्ट्रगल रहती है, जैसे कि अच्छाई और बुराई, या और उनके हिसाब से ये मानना है कि अच्छाई और बुराई को वो कैसे दर्शाते हैं कि रोशनी और अंधेरे के हिसाब से। और उनके जो होली स्क्रिप्चर्स थे जो पर्शियंस के, उसे कहते थे जिंद अवेस्ता। तो अब हम पढ़ते हैं जिसके बारे में आप सब लोगों को सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी, जो कि है इंडिया, द वैदिक एज। The Vedic age marks a new phase in ancient Indian history which began with the arrival of the Aryans in India around 1500 BC. It lasted for almost 1,000 years, in the course of which a number of economic, social, political, and religious developments took place. The Vedic age is accordingly divided into two periods of about equal durations: early Vedic period and later Vedic period. तो जो ये वैदिक युग था, वो उसका इंडियन हिस्ट्री के बहुत पुराने टाइम से आया था, जब आर्यंस आए थे इंडिया में बिफोर क्राइस्ट 1500, यानी 1500 क्राइस्ट के जन्म से पहले वैदिक एज स्टार्ट हो गया था। ऑलमोस्ट 1000 years तक रहा ये। और जब इस मतलब वैदिक एज और आगे बढ़ा, इस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ, किसमें अपने जो मूल्य का या धन क्या होता है, एक तरह के किसी चीज़ का मूल्य होता है, तो उस मूल्य को कैसे देना लेना वो, और सामाजिक तरह से और पॉलिटिकल तरह से, धर्म और उन सब के बारे में भी इसमें बात हुई। और जो वैदिक एज था उसके दो पीरियड्स थे, early Vedic period or later Vedic period. Have you heard of the Vedas? They are the most important source of information on the Vedic age. The early Vedic period is known mainly from the Rig Veda, which was the first Veda to be composed. For this period, when the Vedic tribes lived in northwest part of the subcontinent, including Punjab and Afghanistan, we do not have much archaeological evidence. This was probably because the early Vedic period people generally led a nomadic life and did not stay for long at any place. Their economy was mainly pastoral. Cattle rearing was the chief means of livelihood. Horse, goats, and sheep were also important. A little agriculture was also practiced. Family, clan, and tribes called janas were the social units, and there were no castes. The chief of the tribe was called Raja. Popular assemblies of all members of the janas, called sabhas and samitis, had an important say in public affairs. A number of deities were worshipped, Indra being the most important of them. तो अभी हमसे पूछते हैं कि क्या आपने वेदों के बारे में आपने कभी सुना है, कि वेद नाम आपने सुना हो या ऐसा कुछ। तो जो हमको वैदिक एज के बारे में सबसे ज़्यादा जो जानकारी देते हैं वो वेद ही हैं।
और ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था तब सबसे ज़्यादा ऋग्वेदा से ही हमको उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि ऋग्वेदा ही था जो कि सबसे पहला वेद था जिसको कंपोज यानी कि एक तरह से उसकी रचना की गई थी। तो इस पीरियड में क्या होता कि जो अलग अलग ट्राइब्स थे, जो अलग अलग लोगों का समूह था, तो वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से के आसपास रहते थे, पंजाब और अफगानिस्तान को मिला के, और सब कॉन्टिनेंट्स में रहते थे। तो उनके बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तब अर्ली वैदिक पीरियड में वो लोग नोमैडिक लाइफ रहते थे, यानी कि एक जगह ना रह के बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अलग अलग जगह काम करते थे। फिर और उनकी जो इकोनॉमी थी या फिर उनकी जो वैल्यू था या फिर इस टाइप से, तो वो मेनली एक चारगाह जैसा ही था, और बहुत ज़्यादा गांव टाइप का माहौल था। ऑब्वियसली तब तो गांव ही होगा। बहुत ही मतलब रस्टिक, और जैसे कि कहा था ना, कंट्री साइड आउटस्कर्ट्स में जैसे रहते हैं लोग, आज भी इस टाइप से रहते थे। और तब हॉर्सेस, गोट्स और शीप्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। कैटल रियरिंग भी होती थी, कि लोग उनको चरा चरा के जो भी उससे यूज़ करवाते थे, या फिर अपना काम करवाते थे। और थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर भी होता था, अपना फल और अनाज और वो सब उगाना करते थे वो लोग। और उनके जो ट्राइब्स है, और उनको अपने जो फैमिली है या उनको, तो ये हमारे जन है, जनज बोलते हैं जो। तो उसको ये मेरे लोग हैं या फिर मेरे जन है, उनको जनज बोलते थे। और तब के टाइम पर कोई कास्ट नहीं होता था कि ये इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है। और तब के जो मतलब एक ग्रुप के या एक ट्राइब के जो लीडर होते थे, तो उनको राजा बोलते थे। और उनके जो मेन असेंबलीज होते थे, तो मतलब एक साथ बैठ के कुछ किसी पे वार्तालाप करना, चर्चा करना, या फिर किसी चीज़ का डिसीजन लेना, उसको सभा या समिति बोलते थे। जो कि आज भी हम मतलब जैसे सुनते ही है ये नाम, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, तो सभा और भी बहुत सी समितिज भी होती है, तो वो सब नाम हम सुनते ही हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इसमें लोगों के बातें सामने आती थी, वो लोग इसमें मिलते थे और अपनी बातचीत करते थे, कुछ डिसीजंस भी लेते थे। और बहुत सारे भगवानों की पूजा करी जाती थी, जिसमें इंद्र जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट थे इस वक्त में। The later Vedic period is known in much greater detail from the vast corpus of later Vedic literature as well as from archaeological material. The later Vedic literature comprised of the books, that is three Vedas, Samveda, Yajurveda and Atharva Veda. There are also commentaries on all the four Vedas called Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. तो जो ये इस वैदिक पीरियड के जो लेटर दो थे ना, एक अर्ली वैदिक पीरियड था, एक लेटर वैदिक पीरियड था। तो जो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा तब के बारे में पता चल जाता है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था क्या नहीं, उसके जो सारी डिटेल्स है वो हमको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कि वहाँ पे जो लिखा गया था या फिर जो भी चीज़ों की रचना की गई थी, वो लिखावट में भी हमारे पास है, और तब की कुछ चीज़ें भी हमको खोद के जो भी है उसमें मिली है। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो लिटरेचर है उसमें हमें जो बुक्स हैं वो तीन बुक वेदास ये तो हैं। पहला तो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसके बाद है उसको छोड़ के कि उसके ऊपर भी कोई मतलब अपनी टिप्पणी या कमेंट्री या कमेंट्स कुछ देना चाहते हैं, तो उसको बोलते थे ब्राह्मणस और अरण्यकास और उपनिषद थे। A large number of sites belonging to this period have also been excavated. They are marked by a typical pottery called painted graveware, so are known as PGW sites. During the later period, there was a large scale eastward movement of the Aryan communities to Indo-Gangetic Doab and Upper Ganga plains. Towards the end of the period, three important kingdoms came up or the east: Kashi, Koshala, and Videha. Agriculture was now the main occupation, and number of crops including rice, wheat, and sugarcane were grown. Crafts also multiplied, and iron weapons and tools were introduced. People now led a settled life in villages. Castes began to emerge and crystallize in the form of four varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras.
The power of the king and his men increased, and those of the assembly were proportionately undermined. Sacrifices now became very elaborate. The importance of the god Indra receded. New gods such as Prajapati figured prominently. Towards the end of the period, a reaction to the sacrificial ritual could also be observed, which we find mentioned in the Upanishads. तो इसके बाद है कि जो ये जो जगहों के बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट जो खोज करते हैं और उनको जो इन जगहों पे खोदने के बाद जो मिलता है, तो नॉर्मली एक ही टाइप की पॉटरी मिलती है जो कि है पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू, इसीलिए इन जगहों को भी पीजीडब्ल्यू साइट्स के नाम से जाना जाता है। और जो ये लेटर वैदिक पीरियड जब चल रहा था तो यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ ईस्ट की तरफ से, जो कि आर्यन कम्युनिटीज द्वारा लेड किया गया, क्योंकि उनको अपर गंगा प्लेन्स जो थी उसके रिलेटेड ये हुआ था। और इस पीरियड के मतलब ख़त्म होने तक 3 किंगडम्स मतलब ऊपर आए और आगे आए, जो के थे काशी, कौशाला और विदेहा। और अब एग्रीकल्चर और पौधे उगाना या फिर अपना अनाज ये सब उगाना मेन ऑक्यूपेशन बन चुका था इनका काम। और बहुत सारे क्रॉप्स जिसको उगाए जाते थे, और जिसमें राइस, स्वीट और शुगर केन बहुत ज़्यादा पॉपुलर या फिर कहते कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते थे। और क्राफ्ट वाली चीज़ें भी और मतलब आने लगी और मल्टीप्लाई आने लगी, मतलब ज़्यादा बढ़ने लगी, और आयरन वेपन्स और टूल्स का यूज़ होने लगा। और लोगों ने अब एकदम सेटल्ड लाइफ जैसे कि विलेज में रहना शुरू किया, कि पहले नोमैड्स की तरह जो घूमते थे अब एक जगह पे रह के कुछ करना शुरू किया। और जो कास्ट थे वो भी आने लगे आगे आगे, जो कि मैंने जैसे बात नहीं की थी तब वो स्लेव्स और वो सब की, तो उसमें तब मैंने इसका जिक्र किया था कि ब्राह्मणास, क्षत्रियास और वो सब। तो इसी तरह इसमें है तो अब क्या आ गए, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। और इनके जो पावर थे जो राजाओं के और उनके जो नीचे काम करने वाले वो भी बढ़ने लगे। और उनको एक तरह से प्रोपोर्शनेटली बांटा गया, मतलब ये नहीं कि जिधर चाहिए ही नहीं उधर बहुत सारे लोगों को तैनात कर रहे हैं और जिधर चाहिए उधर कम लोगों को कर रहे हैं। तो उनको एक पता चल गया कि इधर इतने चाहिए तो इधर इतने लोगों को रखे, और इधर इतने लोग चाहिए तो मतलब जैसे लड़ाई करने के लिए या गार्ड करने के लिए अपने राज्य को, तो उस हिसाब से उनको पता चल गया और उन्होंने उस टाइप से काम किया अपना। और फिर जो सेक्रीफाइस देने का जो था कि भगवान को ये चढ़ावा देना और किसी बलि देना और इस टाइप से ये भी तब बढ़ने लगे। तो सबसे इंद्रा का जो फिर मतलब इंद्र भगवान को जो बहुत ज़्यादा पूजा करते थे वो धीरे धीरे कम होने लगा, और फिर प्रजापति को मतलब पूजा की गई उनकी। और इसके इस पीरियड के एंड तक क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीति रिवाज भी बन गए, कि बलि देनी चाहिए, इस चीज़ को छोड़ देना, इस भगवान के लिए इस चीज़ को छोड़ देना, उस भगवान के लिए इस चीज़ को छोड़ देना। तो कि इन सब का हमको कैसे पता चलता है, क्योंकि उपनिषद में इसके बारे में दिया गया है।